हाँ जी, good morning, good afternoon and good evening to everyone watching this video as per your time zone। तो भाई 9th क्लास आज हम अपनी फिजिक्स के चैप्टर नंबर 10 एनसीईआरटी का चैप्टर नंबर 10 वर्क एंड एनर्जी स्टार्ट कर रहे हैं। बड़ी एनर्जी से आज हम फिजिक्स स्टार्ट करेंगे और एनर्जी भी होनी चाहिए। चैप्टर का नाम ही है एनर्जी और एनर्जी से हम क्या करेंगे, काम करेंगे या काम से एनर्जी करेंगे, बताइए भाई। चैप्टर में पता चलेगा वो तो। चलिए तो भाई वीडियो को स्टार्ट करने से पहले वीडियो को लाइक कर दीजिए, अच्छा से कमेंट कर दीजिए और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करो भाई। देख रहे हो तो सब्सक्राइब भी करो, शेयर भी करो। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हेडिंग डालिए वर्क। आज के लेक्चर में इस चैप्टर को हम अमूमन 4 लेक्चर में खत्म करेंगे। छोटा ही चैप्टर है, बड़ा नहीं है। फर्स्ट लेक्चर में हम वर्क पढ़ेंगे, सेकेंड लेक्चर में एनर्जी। एनर्जी के 2 टाइप है, काइनेटिक, पोटेंशियल। एक में काइनेटिक पढ़ेंगे, एक में पोटेंशियल पढ़ेंगे और लास्ट लेक्चर में पावर पढ़ेंगे। तो अगले 4 लेक्चर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। दुनिया का सबसे इजी चैप्टर है फिजिक्स का वर्क एंड एनर्जी। किसी भी बच्चे को इस चैप्टर में दिक्कत नहीं आती अगर वो मेरी वीडियोस रेगुलर देख रहा है तो। चलिए भाई स्टार्ट करते हैं। वर्क क्या होता है? वर्क इज सैड टू बी डन। इसी बात पे, इसी लाइन पे क्वेश्चन आएगा। व्हाट इज वर्क आएगा और फिर आपको ऑप्शंस दिए होंगे, बताओ वर्क हुआ कि नहीं हुआ। तो वर्क होगा कैसे, डेफिनेशन तो याद करो। वर्क इज सैड टू बी डन व्हेन फोर्स प्रोड्यूसेस मोशन। जब फोर्स लगाएं और मोशन आ जाए तो हम क्या कहते हैं, काम हो गया। फॉर एग्जाम्पल, आपने दीवार को धक्का मारा, 1 घंटे मारा, 2 घंटे मारा, 3 घंटे मारा, क्या दीवार हिली? क्या दीवार हिली? नहीं हिली। तो आपने धक्का तो लगाया, फोर्स तो लगाया, बट उस फोर्स से कोई मूवमेंट, मोशन नहीं हुई, चीज चली नहीं। तो जब तक चीज रुकी रहे उसमें कोई भी वर्क डन नहीं होता। तो नो मोशन नो वर्क डन। और फोर्स नहीं लगाएंगे तो मैम वर्क डन आप पे ही नहीं होगा। कई बार मम्मी कहते हैं ना, उठ जा कर ले कुछ, तो जब तक हम करेंगे ही नहीं तब तक तो नहीं होगा। जैसे कई बच्चे मुझे कहते हैं मैम फिजिक्स बहुत मुश्किल, अब करना स्टार्ट करो, जब एक एक कदम करोगे तो हो जाएगी। नोट, इफ द फोर्स अप्लाइड डज नॉट प्रोड्यूसेस मोशन। अगर फोर्स ने मोशन प्रोड्यूस नहीं करा तो वर्क डन नहीं होगा। सीधी सी बात है, कोई चीज चल रही हो धक्का लगने पर तो ही वर्क डन होगा, नहीं तो वर्क डन फिजिक्स की लैंग्वेज में 0 कहते हैं। चाहे तुम्हारी लैंग्वेज में कुछ भी कहते हो, फिजिक्स की लैंग्वेज में वर्क डन 0 होगा। जैसे पुशिंग अ बॉल एट द रेस्ट, बॉल रेस्ट पे रहेगी तो नो वर्क डन इज 0। वर्क डन किस किस पे डिपेंड करता है? अब हमने 2 चीजें पढ़ी, एक तो धक्का जो हमने लगाया और उसकी वजह से जो मोशन हुई, तो 2 चीजों पे डिपेंड करेगी। एक तो मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स, की फोर्स कितना लगाया। फोर्स की यूनिट क्या होती है? न्यूटन। तो मतलब आपने कितना न्यूटन फोर्स लगाया, इस पर डिपेंड करेगी। और आपके फोर्स लगाने से चीज कितनी दूर चली, द डिस्टेंस ट्रेवल्ड ड्यूरिंग मोशन। तो 2 चीजें हैं, धक्का कितना लगा और कितनी चली, इस बात पर डिपेंड करेगा कि काम कितना हुआ। धक्का कितना लगा और कितना धक्का लगने से चली, इस बात पर डिपेंड करेगा कि वर्क डन कितना हुआ। चलिए जी आगे डेफिनेशन, प्रॉपर डेफिनेशन अगर हम बात करें वर्क डन की, कई बार आता है वर्क डन, डिफाइन वर्क डन, तो आप लिखोगे वर्क डन इन मूविंग बॉडी, चलती हुई बॉडी में वर्क डन जो होता है प्रोडक्ट, मतलब मल्टीप्लाई ऑफ फोर्स एंड डिस्टेंस ट्रेवल्ड होता है। जब कोई चीज मोशन में है तभी वर्क डन होएगा। तो जब वो मोशन में है तो कितना उस पर फोर्स लग रहा है और वो कितनी दूर चल रही है, इन दोनों के मल्टीप्लाई पर क्या डिपेंड करता है, वर्क डन डिपेंड करता है। वर्क डन की ऐसा यूनिट क्या होती है? वर्क डन की ऐसा यूनिट जूल होती है। एनर्जी की यूनिट भी जूल होती है। तो वर्क डन की वू जू से याद रखो, वू जू नहीं, वू जू, ठीक है। वर्क डन की यूनिट क्या? जूल। वर्क डन की यूनिट क्या? जूल। और वर्क डन एक स्केलर क्वांटिटी है। कभी कहा है इस डायरेक्शन में काम करना है? नहीं, वर्क की कोई डायरेक्शन नहीं होती, ये काम करना है, दैट्स इट। आपको पढ़ना है, दैट्स इट। किस दिशा में पढ़ने को तुक नहीं बना बात का। सो वर्क डन क्या है? एक स्केलर क्वांटिटी है, उसका ओनली मैग्नीट्यूड होता है कि 5 जूल काम, 10 जूल काम, इस डायरेक्शन में कि उस डायरेक्शन में हम बात नहीं करते। स्केलर क्वांटिटी पता ना क्या होती है? जिसका ओनली मैग्नीट्यूड होता है, जिसका ओनली नंबर होता है, वैल्यू होती है, उसकी डायरेक्शन नहीं होती है।
नेक्स्ट चलते हैं वर्क डन बाय कांस्टेंट। अब हम वर्क डन 3 तरह की फोर्सेस से पढ़ेंगे। एक तो कांस्टेंट फोर्स जो नॉर्मल हम सड़क पर चल रहे हैं तो लग रही है। एक जब किसी चीज को हवा में उछालोगे तो वर्क डन कौन सी फोर्स करेगी? ग्रेविटी। तो स्पेशली पढ़ेंगे वर्क डन कितना होगा जब फोर्स ग्रेविटी की हो। और तीसरी पढ़ेंगे वेरिएबल फोर्स। वेरिएबल फोर्स का मतलब है फोर्स उस डायरेक्शन में नहीं है जिस डायरेक्शन में मोशन हो, मतलब फोर्स एट एन एंगल पढ़ेंगे, जो वैसे तुम्हारी एनसीईआरटी नहीं कहती है कि वो सिलेबस में है, बट क्योंकि वो एस चांद और वगैरह में गिवन है तो हम एक्स्ट्रा थोड़ा सा पढ़ लेंगे। चलिए जी, वर्क डन बाय कांस्टेंट फोर्स मतलब एक कांस्टेंट फोर्स लगती जा रही है, तुम चलते जा रहे हो। लेट अ कांस्टेंट फोर्स एफ एक्ट्स ऑन एन ऑब्जेक्ट एंड डिस्प्लेस्ड बाय डिस्टेंस एस। एफ फोर्स लग रही है, एस डिस्टेंस मूव कर रही है, इस ऑब्जेक्ट पर एफ फोर्स लग रही है और फोर्स लगने की वजह से वो एस दूर चली। तो वर्क डन का फॉर्मूला याद रखना। जैसे जो ये डब्बे में बंद कर दूं ना मैं, उसका मतलब है ये फॉर्मूला है और ये याद रखना है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो वर्क डन का फॉर्मूला एफ मल्टीप्लाई एस, वर्क डन का फॉर्मूला एफ मल्टीप्लाई एस, प्रोडक्ट ऑफ एफ एन एस, प्रोडक्ट ऑफ एफ एन एस, प्रोडक्ट ऑफ मल्टीप्लाई करना है फोर्स और डिस्टेंस को, मल्टीप्लाई करना है फोर्स और डिस्टेंस को, मल्टीप्लाई करना है फोर्स और डिस्टेंस को। आगे चलते हैं डिफाइन 1 जूल। मैंने आपको पहले भी कराया था डिफाइन 1 न्यूटन, और आपको तब बताया था कि जब भी यूनिट को डिफाइन करना है उसके फॉर्मूले से ही करना है। तो फॉर्मूला क्या होता है? वर्क डन इक्वल्स टू एफ मल्टीप्लाई एस। अगर यहाँ पे एफ 1 हो जाए और एस भी 1 हो जाए तो वर्क डन भी 1 जूल हो जाएगा। तो वही मैंने लिखा है, व्हेन 1 न्यूटन फोर्स इज अप्लाइड and that produces 1 मीटर मोशन, मतलब 1 मीटर की डिस्टेंस ट्रेवल कराए, then work done is said to be 1 जूल। एक न्यूटन फोर्स से 1 मीटर चलो तो 1 जूल काम होगा। एक से हमेशा 1 यूनिट को डिफाइन करा जाता है। 1 जूल इज अमाउंट ऑफ वर्क डन ऑफ एनी ऑब्जेक्ट व्हेन 1 न्यूटन फोर्स डिस्प्लेसेस द ऑब्जेक्ट बाय 1 मीटर अलोंग द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। कैसे ही लिख लो, ऊपर वाले लिख लो, नीचे वाले लिख लो, घुमा फिरा के बात वही है कि 1 न्यूटन फोर्स और 1 मीटर चले तो 1 जूल काम होगा। अच्छा, ऑब्वियस ही बात है वर्क डन 0 होगा, ये 0 हो जाएगा अगर इनमें से कोई भी एक 0 हो गया, क्योंकि मल्टीप्लाई में किसी को भी 0 से मल्टीप्लाई कर दे तो 0 हो जाएगा। तो चाहे तो फोर्स 0 हो जाए तो भी एस मल्टीप्लाई 0 0, अगर एस 0 मोशन ना हो तो भी एफ मल्टीप्लाई 0 0, तो वर्क डन 0 होगा। चाहे तो तुम धक्का ही ना लगाओ तो चलेगी नहीं, और अगर तुम धक्का लगा रहे हो फिर भी वो नहीं चल रही है तो भी काम नहीं होगा। तो काम तभी होगा जब फोर्स भी होगी और मोशन भी होगा, फोर्स भी होगी मोशन भी होगा, फोर्स भी होगी मोशन भी होगा। वर्क डन एक स्केलर क्वांटिटी है, उसकी यूनिट जूल है। 1 जूल क्या होता है? जब 1 न्यूटन 1 मीटर की डिस्टेंस प्रोड्यूस करे। आगे एक छोटा सा क्वेश्चन है भाई आपके एनसीईआरटी का, कहता फोर्स है 5 न्यूटन और डिस्टेंस एस है 2 मीटर, बताओ वर्क डन कितना होगा? 5 2 10, और पीछे यूनिट लगाना मत भूलना जूल। 5 2 10 यूनिट लगाना मत भूलना जूल। अब आप कहोगे ये यूनिट क्या है मैम? न्यूटन मीटर। कोई बात नहीं, जूल की जगह एफ मल्टीप्लाई एस है तो एफ की यूनिट न्यूटन और एस की यूनिट मीटर, तो न्यूटन मीटर भी लिख लो। लेकिन न्यूटन मीटर सिर्फ एक यूनिट है, एसआई यूनिट बोले तो आपको जूल लिखनी है। वर्क डन की एसआई यूनिट जूल है। वैसे न्यूटन मीटर भी ठीक है, न्यूटन मीटर एंड जूल दोनों ही वर्क डन की यूनिट है, जैसे मीटर, सेंटीमीटर, किलोमीटर, ये सारी डिस्टेंस की यूनिट है, बट एसआई यूनिट मीटर होती है। वैसे ही वर्क डन की एसआई यूनिट जूल होती है। अगला एक और क्वेश्चन आपकी एनसीईआरटी का, कहता 7 न्यूटन फोर्स 8 मीटर की डिस्टेंस प्रोड्यूस करता है, मल्टीप्लाई कर देंगे और पीछे यूनिट क्या लगेगी? जूल लगेगी। पीछे यूनिट क्या लगेगी? जूल लगेगी। पीछे यूनिट क्या लगेगी? जूल लगेगी। वर्क डन की यूनिट क्या होती है? जूल या फिर न्यूटन और फिर न्यूटन मीटर। ठीक है, आपकी मर्जी है, लेकिन ऐसा यूनिट ही लगाया करो। कितना वर्क डन होगा इस केस में? 56 जूल वर्क डन होगा। नेक्स्ट चलते हैं, व्हेन डू वी से दैट वर्क इज डन। इस चैप्टर की पहली लाइन, वर्क इज सेड टू बी डन व्हेन फोर्स प्रोड्यूसेस मोशन। राइट एन एक्सप्रेशन। एक्सप्रेशन होता है फॉर्मूला। एक्सप्रेशन जब भी लिखने को बोले मतलब उसका फॉर्मूला। कई बार कहते हैं ड्राइव एक्सप्रेशन, मतलब फॉर्मूला ड्राइव करके दिखाओ, डेरिवेशन करके दिखाओ। तो फॉर्मूला हमारे पास क्या होता है? वर्क डन इक्वल्स टू एफ मल्टीप्लाई एस। कहता है डिफाइन 1 जूल। एनसीईआरटी क्वेश्चंस तो मैम अपने नोट्स में ही करा देती है, 1 जूल को अभी डिफाइन कर रहे हैं। फिर एक क्वेश्चन है, कहता है 140 न्यूटन का फोर्स लग रहा है
और उससे डिस्टेंस 15 मीटर आ रही है, बताओ कितना काम होगा, हाउ मच वर्क इज डन। मल्टीप्लाई करना है, एफ मल्टीप्लाई एस, एफ मल्टीप्लाई एस, एफ मल्टीप्लाई एस, कितना हो गया 2100 जूल। यूनिट लगाना मत भूलना, वर्क डन की यूनिट जू, वूजू 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 वूजू। वर्क इज सेड टू बी डन व्हेन फोर्स प्रोड्यूसेस मोशन। बहुत ही इजी चैप्टर है, 4-5 बातें हैं वर्क डन की, बस वही याद रखनी है। आगे चलते, मैंने कहा था ना क्वेश्चन आएगा, कहता है स्विम, बताओ वर्क हुआ कि नहीं हुआ। तो कहता है सुमा स्विमिंग कर रही है, स्विमिंग कर रही है तो चल रही है ना, स्विमिंग कर रही है तो चल रही है, तो वर्क इज सेड टू बी डन। एक डंकी है, गधा है, वो अपने मतलब उस पे पीठ पर लदे हुए सामान खड़ा है, बैक पर सामान लदे हुए है, कोई वर्क डन नहीं होगा। अच्छा वो चल भी रहा हो तो भी वर्क डन नहीं होगा, ऐसा क्यों? क्योंकि वो वर्क डन को ऐसे लेके जा रहा है और उस पर फोर्स कौन सी लग रही है, ग्रेविटेशनल फोर्स लग रही है, एंगल 90 बन रहा है, तो भी वर्क डन 0 है। क्योंकि ये आगे बताऊंगी कि अगर फोर्स और मोशन के बीच में 90 डिग्री का एंगल हो तब भी वर्क डन नहीं होता है, ठीक है। तो डंकी जब कैरी करता है लोड, उस पर वर्क डन नहीं होता, क्योंकि वो ऐसा, वैसे इस क्वेश्चन का मतलब है कि अगर वो रुका हुआ है, तो अगर कैरिंग है मतलब चल रहा है तो भी वर्क डन नहीं होगा। विंड मिल इज लिफ्टिंग, लिफ्ट कर रही है पानी को, तो वर्क इज डन, क्योंकि लिफ्ट हम ग्रेविटी के ऑपोजिट या उसके डायरेक्शन में करते हैं, लिफ्ट कर रहे हैं तो ऑपोजिट कर रहे हैं, तो वर्क डन होगा, नेगेटिव वर्क डन होगा एक्चुअली। ग्रीन प्लांट इज फोटोसिंथेसिस कर रहे हैं, कोई चल नहीं रहा है उसमें, नॉट वर्क इज नॉट डन। इंजन चला रहा है ट्रेन को, तो वर्क इज डन। फूड ग्रेन्स, कहता है धूप में सुखाए हुए हैं, सूखे रहो, फिर कोई काम थोड़ी है, चल, जब तक कोई चीज चल नहीं रही है मोशन नहीं होगा, नॉट डन। और सेल बोट मूव कर रही है, मूव वर्ड देखते ही वर्क इज सेड टू बी डन, वर्क इज डन। नेक्स्ट, मैंने कहा था 3 टाइप के वर्क डन पढ़ेंगे, एक तो सिंपल एफ मल्टीप्लाई एस, एफ मल्टीप्लाई एस, एफ मल्टीप्लाई एस, एफ मल्टीप्लाई एस। अब हम चलते हैं वर्क काम कितना करा अगेंस्ट ग्रेविटी। फॉर एग्जाम्पल, आप किसी चीज को उठा रहे हैं ऊपर, ठीक है, आप किसी चीज को ऊपर उठा रहे हैं, तो नीचे ग्रेविटी उसको अपनी तरफ खींचती है। ये आपको चैप्टर नंबर 3 ग्रेविटी में बहुत अच्छे से बताया हुआ है कि हर चीज को धरती अपने सेंटर की तरफ खींचती है। तो जब भी आप किसी चीज को ऊपर उठाओगे, उस पर नीचे ग्रेविटी का फोर्स लगेगा। और तुम्हें याद हो तो हम ये भी पढ़ चुके हैं कि वो फोर्स कितना होता है, W इक्वल्स टू mg, उसके वेट के बराबर होता है, और F इक्वल्स टू mg। फोर्स यहाँ पर mg के बराबर होता है। पिछले लेक्चर में जिसने नहीं देखा वेट वाला, वेट और मास वाला लेक्चर, वो जाके देखे, वहां पर कराया हुआ है चैप्टर नंबर 3 में कि नीचे फोर्स जो लगता है वो mg लगता है। When we lift an object up to a height, then work is done against gravity। जब हम किसी हाइट पे किसी ऑब्जेक्ट को उठाते हैं तो वर्क डन अगेंस्ट ग्रेविटी होता है। सिंपल वर्क डन क्या था, F मल्टीप्लाई एस। यहाँ पे S ऐसे ना होकर ऐसे हो गई, तो S की जगह H लिख दिया, और फोर्स की वैल्यू यहाँ पर क्या है, mgh। तो वैसे पहले बोलते ना mdh, अब बोलेंगे mgh। मसाला होता है ना mdh, तो आज से हम बोलेंगे उसी की ट्यून में mgh। क्या होता है वर्क डन, आपको मास गिवन होगा, जी आपको 9.8 या 10 ले लेना है, एच आपको गिवन होगा, मल्टीप्लाई करके वर्क डन निकाल लेना, और पीछे यूनिट जूल निकाल। बच्चे ये फॉर्मूला भूल जाते हैं, इसलिए मैं इसको गाने की फॉर्म में लर्न कराती हूँ, mgh। चलिए जी आगे चलते हैं, यूज करते हैं इस फॉर्मूले का। कहता है कूली है, पोर्टर है, लगेज को उठा रहा है, एम दे रखा है 15, ठीक है, डिस्टेंस दे रखी है 1.5, और जी हम कितना ले लेंगे, 10 ले लेंगे। कुछ ना गिवन हो 10 ले सकते हैं, 9.8 भी ले सकते हैं। तो लगाओ फॉर्मूला, वर्क डन इक्वल्स mgh। मल्टीप्लाई करो m को, g को और h को, मल्टीप्लाई करने पर आ जाएगा 225, और पीछे यूनिट क्या लग जाएगी, जूल। 225 यूनिट क्या लग जाएगी, जूल। 225 यूनिट क्या लग जाएगी, जूल। तो mgh वर्क डन का पहला फॉर्मूला f मल्टीप्लाई s, दूसरा फॉर्मूला mgh। फिर तीसरा फॉर्मूला, किसी एंगल पे लगे, तो भाई ये एनसीईआरटी में गिवन नहीं है, कोई बच्चा छोड़ना चाहे छोड़ सकता है, इसका क्वेश्चन 9th लेवल पे वैसे नहीं आता है, पर जिन स्कूलों में एक्स्ट्रा क्वेश्चंस बनते हैं वो कर सकते हैं। अगर देखो इसको समझो क्या कहना चाह रहा है, इस पे देखो ये बच्चा फोर्स इधर लगा रहा है अपनी बहन को खींचने के लिए, मान लेते हैं दोनों भाई बहन है, और चल गाड़ी इधर रही है। सोचने वाली बात, मोशन तो इधर है और फोर्स इधर है, मतलब फोर्स और मोशन के बीच में कोई एंगल है, एंगल को हम 20 डिग्री, 30 डिग्री, 40 डिग्री, 50 डिग्री एंगल है कोई। तो व्हेन फोर्स इज एक्सर्टेड एंड फोर्स किसी एंगल पे लगे
तब फॉर्मूला क्या होता है, वर्क डन इक्वल्स टू F मल्टीप्लाई S ना होकर F cos थीटा मल्टीप्लाई S होता है। ऐसा क्यों? जो बच्चे एक्स्ट्रा समझना चाहते हैं उनके लिए बता दूं, जब भी फोर्स किसी एंगल पे लगती है, मान लीजिए वो एंगल थीटा है, कोई भी एंगल हो सकता है, वो एक्स वाई जेड, एक्स मान लो, अगर तुम्हें एक्स वाई समझ में आता है, कई बच्चों को थीटा समझ में नहीं आता, ये थीटा क्या होता है मैम, तो एक्स मान लो, ठीक है। तो ये एक्स जो एंगल है और फोर्स इधर है, तो फोर्स के दो टुकड़े करते हैं हम, एक इधर वाली साइड और एक इधर वाली साइड। जो इसके पास वाला टुकड़ा होता है उसको एफ कॉस, और जो ये एंगल है वो एक्स, तो एस रख देंगे, और यहाँ पे ऊपर वाला, इससे दूर वाले को एफ कॉस साइन एक्स कहेंगे। अब ये साइन कॉस क्या होता है मैम, ये आपको हम क्लास 10 में पढ़ाएंगे, इसीलिए कह रही हूं अगर किसी बच्चे को क्लास 10 का बिल्कुल भी मैथ नहीं आता है, इसको ट्रिग्नोमेट्री, कई बच्चे ट्रिग्नोमेट्री पहले ही कर लेते हैं, ठीक है। तो अगर आपको ट्रिग्नोमेट्री आती है तो आपको कॉस थीटा साइन थीटा आता मिलेगा, नहीं आता घबराने की जरूरत नहीं है, नहीं आएगा, ये पेपर में नहीं आता, बस एक्स्ट्रा है, ये एक्स्ट्रा कुछ बच्चों के स्कूल में एक्स्ट्रा आता है तो बता दिया एफ कॉस थीटा मल्टीप्लाई एस, आपको कुछ नहीं आता, थीटा गिवन होगा, आपको आंसर निकालना है। अगर उन बच्चों का जिनके एक्स्ट्रा आता है तो मैं उनको बता दूं कॉस की वैल्यू क्या होती है, ये मैं तुम्हें लिख के दे रही हूँ, कॉस की वैल्यू अगर 0 हो, कॉस की वैल्यू 90 हो, मतलब कॉस के साथ में 0 लगा हो, 90 लगा हो, कॉस के साथ में 60 लगा हो, कॉस के साथ में 30 लगा हो, थोड़ा सीक्वेंस में करते हैं इसको, कॉस 0 के बाद 30 लिखते हैं ताकि एक सीक्वेंस में आएगा, 30 60 और 90। अब मैंने बता दिया कॉस 90 तो 0 होता है और कॉस 0 की वैल्यू 1 होती है, कॉस 60 की वैल्यू हाफ होती है और इसकी वैल्यू √3/2 होती है। ये आपको याद रखने हैं भाई, ये आपको वैल्यूज याद रखनी है, ठीक है। आपके पेपर में अमूमन ये या यही आती है, ठीक है, ये या यही आती है अमूमन, वैसे तो एक ही आती है, cos 90 0 होता है, cos 90 0 होता है, cos 90 0 होता है। चलिए आगे चलते हैं, अगर नहीं समझ में आया छोड़ दो। वर्क डन कैसा कैसा हो सकता है, वर्क डन पॉजिटिव हो सकता है, वर्क डन की वैल्यू नेगेटिव हो सकती है, वर्क डन 0 हो सकता है, किस पर डिपेंड करेगा मैम, वर्क डन पॉजिटिव तब होगा मेरे बच्चा व्हेन द बॉडी मूव्स इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। फॉर एग्जांपल मैंने इधर ही धक्का लगाया और इधर ही वो चल पड़ी, जिधर धक्का लगाया उधर ही चल पड़ी, तो फोर्स और मोशन पैरेलल है, मतलब उसी डायरेक्शन में है, तो उनके बीच का एंगल 0 है। ये थीटा एंगल को बता रही हूँ, तुम इसको एक्स वाई जेड कुछ भी मान सकते हो, मैं एंगल को थीटा से रिप्रेजेंट करती हूँ, इसको थीटा बोलते हैं, ये जो एंगल है क्यू के बीच में इसको थीटा बोलते हैं भाई, नहीं जिसको पता बता दूं, तुम एक्स मान लो, तुम सीधा लिख लो एंगल बिटवीन फोर्स एंड मोशन 0, दोनों उसी डायरेक्शन में जा रहे हैं तो 0 एंगल है। तो अगर 0 एंगल हो तो वर्क डन पॉजिटिव होता है, मतलब जिस डायरेक्शन में चला उसी डायरेक्शन में फोर्स लगा, तो ये सही बात है, पॉजिटिव बात है। लेकिन तुम धक्का तो इधर लगा और चीज इधर चले, तो तुम्हारे से उल्टी बात है, मतलब नेगेटिव, तुम कहते हो एंटी है तो मेरा नेगेटिव है, बिल्कुल नेगेटिव बनता है, मैं इधर चला रही हूँ ये इधर चल रहा है, उल्टा ही चल रहा है, नेगेटिव है ये। तो बॉल इज किक्ड विद द फोर्स ऑफ लाइक, हमने बॉल को जिधर किक करी वो उधर ही गया, तो वर्क डन पॉजिटिव आता है। अब नेगेटिव वर्क डन कब आएगा, ये देखो जी, जब आप ब्रेक अप्लाई करते हो तो ब्रेक के साथ साथ थोड़ी सी देर गाड़ी आगे जाती है फिर जाके रुकती है, तो ब्रेक तो उसको पीछे रोकते हैं लेकिन वो जाके थोड़ी सी आगे रुकती है। तो जब ब्रेक अप्लाई करते हो तो वर्क डन नेगेटिव होता है, और नेगेटिव जैसे नेगेटिव एक्सेलरेशन होता है ना कि वेलोसिटी का कम होना, वैसे ही वर्क डन नेगेटिव तब होएगा जब हमारे पास वेलोसिटी कम हो रही, मतलब फाइनल वेलोसिटी 0 हो रही होगी। सेम एक्सेलरेशन नेगेटिव वाला कंसेप्ट है, वही ब्रेक्स वहां पे थे, वही ग्रेविटी वहां पे थी। अब क्या करते हो, तुम किसी चीज को ऊपर उठा रहे हो, तुम किसी चीज को ऊपर फेंक रहे हो, ग्रेविटी नीचे लग रही है, धीरे 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 बॉल जाकर 0 हो जाती है, तो इसमें भी वर्क डन क्या होगा, 0 होगा, क्योंकि फोर्स नीचे लग रहा है बॉल ऊपर जा रही है, फोर्स नीचे लग रहा है बॉल ऊपर जा रही है, उल्टी जा रही है ना, उल्टी जा रही है, देखो फोर्स नीचे बॉल ऊपर, उल्टी डायरेक्शन। तो जहां पे उल्टी डायरेक्शन हो, जैसे फ्रिक्शन हो गया, ग्रेविटी फोर्स हो गया और ब्रेक्स हो गए, ये सारे नेगेटिव फोर्सेज हैं और इसीलिए इनका वर्क डन भी नेगेटिव आता है, क्योंकि फोर्स नेगेटिव तो वर्क डन भी नेगेटिव। व्हेन फोर्स एक्ट्स अपोजिट टू द मोशन, और थीटा क्या है 180, देखो एक इधर जा रहा है एक इधर जा रहा है, एक इधर जा रहा है और एक इधर जा रहा है, तो एंगल कितना आ गया 180 आ गया, तो इनके बीच का एंगल 180 हो या फिर वो अपोजिट जा रहे हो तो वर्क डन की वैल्यू नेगेटिव आती है। ये अब न्यूमेरिकल्स में करेंगे आया करेगी नेगेटिव।
स्टॉप कर जाएगी बॉल, ऑब्वियस ही बात है, बॉल धीरे 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 जाकर रुक जाती है जब फ्रिक्शन लगती है या फिर ग्रेविटी होती है। तो वर्क डन बाय फ्रिक्शनल फोर्स, ब्रेक्स एंड ग्रेविटी इज ऑलवेज नेगेटिव, क्योंकि ये उल्टी दिशा में लगते हैं। वर्क डन जीरो कब होगा, ये इंपॉर्टेंट है भाई, ये इंपॉर्टेंट है, इसमें सबसे ज्यादा सवाल आएंगे। अब आगे हम एनसीईआरटी क्वेश्चंस करेंगे, नीरे सवाल आएंगे वर्क डन इज इक्वल टू जीरो पर। व्हेन डिस्प्लेसमेंट इज जीरो, या तो कोई डिस्प्लेसमेंट हो ही ना, मोशन हो ही ना, या फिर उनके बीच का एंगल, ये वेरी इंपॉर्टेंट बात है भाई, मोशन हो रहा है और जो फोर्स लग रही है उसके बीच का एंगल 90 है तो भी वर्क डन जीरो है। क्यों? क्योंकि कॉस थीटा की वैल्यू जीरो हो जाएगी। कॉस यहाँ पे 90 रखेंगे, थीटा क्या हो जाएगा 90, थीटा 90 पे अभी अभी आपको पीछे बता के आई हूं, थीटा 90, तो हमारे पास cos 90 की वैल्यू जीरो हो जाती है, और जीरो का मतलब वर्क डन जीरो, जीरो को किसी से भी मल्टीप्लाई करो वर्क डन जीरो आता है। तो ऐसा अमूमन सर्कुलर पाथ में होता है, कोई भी प्लैनेट सन के अराउंड मूव कर रहे हो या मून अर्थ के अराउंड मूव कर रही हो, जब भी कोई चीज सर्कल में मूव करती है वर्क डन जीरो होता है। ये बात वेरी 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 इंपॉर्टेंट है। अगर आपका मोशन इधर है, हर पॉइंट पे देखो, फोर्स सेंट्रीपिटल फोर्स हमेशा सेंटर की तरफ लगेगी, मोशन इधर, यहाँ पे आ जाओ, यहाँ पे आ जाओ, मोशन इधर लेकिन सेंट्रीपिटल फोर्स इधर, इधर आ जाओ, मोशन इधर लेकिन सेंट्रीपिटल फोर्स तो हमेशा ही, सेंट्रीपिटल फोर्स तो हमेशा ही सेंटर की तरफ रहेगी। मोशन जो होता है वो टेंजेंशियल होता है, मोशन हमेशा टेंजेंशियल होता है। टेंजेंशियल आपको चैप्टर नंबर 3 में बताया था ग्रेविटी वाले में, जब एक थ्रेड लेके घुमाया था सर्कल के अराउंड, ठीक है। तो यहाँ पर हमेशा ही 90 डिग्री एंगल बन रहा है। तुम्हें बस याद रखना है कि जब भी कोई चीज सर्कुलर पाथ में मूव करती है उस पर वर्क डन जीरो होता है। जैसे प्लैनेट्स रिवॉल्व करें, क्योंकि सेंट्रीपिटल फोर्स सेंटर की तरफ और मोशन टेंजेंशियल, तो एंगल हमेशा 90 बनता है। आगे चलते हैं भाई, अब कुछ क्वेश्चंस करेंगे भाई, एस चांद से भी लेंगे, कुछ एनसीईआरटी के भी क्वेश्चंस करेंगे। अब क्वेश्चंस करेंगे और लेक्चर खत्म करेंगे। मास दे रखा है, ये एस चांद का क्वेश्चन है भाई, मास दे रखा है, कहता है जनरली इनिशियली यू से मूव कर रही थी, फाइनली स्टॉप हो गई, स्टॉप हो गई, देख रहे हो, इनिशियल और फाइनल वेलोसिटी जीरो हो जा रही है, मतलब नेगेटिव वर्क डन आना चाहिए। क्वेश्चन पढ़ते ही समझ में आता है आंसर। डिस्टेंस 50 चलिए, तो इसको 3 स्टेप में सॉल्व करेंगे, सीधा वर्क डन नहीं निकल सकता, क्योंकि वर्क डन का फॉर्मूला होता है एफ मल्टीप्लाई एस, ना यहाँ पे एफ है तो एफ पहले निकालना पड़ेगा। फोर्स के लिए बताया था आपको, माँ को याद करना है, किसको याद करना है, माँ को। पर माँ में भी तो एक्सेलरेशन आती है, तो पहले स्टेप एक्सेलरेशन, उल्टा चलो, पहले वर्क डन का फॉर्मूला लिखो एफ मल्टीप्लाई एस, तो एफ नहीं है। एफ के लिए धक्का कौन लगाती है हमारी जिंदगी को, माँ। जैसे ही माँ के पास गए तो माँ बोली एक्सेलरेशन लेके आओ पहले, तो एक्सेलरेशन के लिए स्टेप 1 चैप्टर नंबर 1, ये चैप्टर नंबर 2 का स्टेप है और ये चैप्टर नंबर 4 का स्टेप है। देखा, फिजिक्स में सारे चैप्टर्स के फॉर्मूले आपको एक साथ याद होने चाहिए, आगे दौड़ पीछे छोड़ नहीं होना चाहिए, सारे फॉर्मूलाज याद होने चाहिए। वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर 2s, ये क्वेश्चन फर्स्ट चैप्टर से आप इतना पार्ट कर सकते हो। तो v जीरो माइनस दिस सॉल्व करेंगे तो a नेगेटिव आया। एक्सेलरेशन नेगेटिव का मतलब क्या है, फर्स्ट चैप्टर में बताया था, मतलब वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी जीरो हो रही है, कम हो रही है, डिक्रीज हो रही है। जैसे ही एक्सेलरेशन आया, हम माँ के पास गए तो माँ ने कहा फोर्स नेगेटिव, मतलब उल्टी दिशा में फोर्स लग रहा है, और अगर उल्टी दिशा में फोर्स लग रहा हो तो वर्क डन कैसा आता है, नेगेटिव। वर्क डन की यूनिट जूल है, फोर्स की यूनिट न्यूटन है, और एक्सेलरेशन की यूनिट मीटर पर सेकंड स्क्वायर। आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए, आपको पुटिंग आनी चाहिए, आपको सॉल्विंग आनी चाहिए, आपको यूनिट लगानी है, तब जाकर ये 3 स्टेप में पूरा क्वेश्चन 5 नंबर का सॉल्व होगा। वर्क डन बाय ब्रेक्स ऑलवेज नेगेटिव होते हैं, इसलिए यहाँ आंसर भी नेगेटिव आ रहा है। अच्छा सवाल है भाई, एनसीईआरटी का सवाल है, कितना इनिशियली अच्छे से समझ लेना भाई। ऑब्जेक्ट थ्रोन एट सर्टेन एंगल टू द मूव्स, ये मूव करके सर्कल्ड पाथ मूव करके वहीं पर गिर गया, लेकिन उससे थोड़ी दूरी पर। द इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट्स ऑफ द पाथ लाई ऑन द सेम हॉरिजॉन्टल लाइन, कहते सेम हॉरिजॉन्टल लाइन पर दोनों पॉइंट लाई करते हैं। व्हाट इज द वर्क डन। अब तुम देखो, वर्क डन की बात करो, here initial and final point lie on the same horizontal lines, mean work done is perpendicular to। अब यहाँ पे ये देखो, डिस्प्लेसमेंट ये हुई है, डिस्प्लेसमेंट ये हुई है, और ग्रेविटी फोर्स तो ग्रेविटी का ही लग रहा था, तो इनके बीच का एंगल कितना है, जीरो। एंगल कितना है, 90, तो वर्क डन कितना होगा, परपेंडिकुलर का मतलब यही होता है,
बता दूं भाई, परपेंडिकुलर का मतलब होता है एंगल 90, पता है ना, परपेंडिकुलर, ड्रॉ अ परपेंडिकुलर, मैथ्स में करते हो ना, ड्रॉ अ परपेंडिकुलर ऑन पॉइंट ए, ऐसे एल्टीट्यूड गिराते हो तो 90 डिग्री का, ठीक है। तो यहाँ पर डिस्प्ले, हालांकि वो मूव ऐसे भी करा, लेकिन उसने बोला फाइनली यहाँ गिर गया, तो डिस्प्लेसमेंट तो सीधी होती है ना, डिस्टेंस होती है, तो वहां पे डिस्प्लेसमेंट ही होती है। वर्क डन, मैं अगर मैं डॉट करेक्ट करूं अपना पीछे जाकर, ठीक है, तो वर्क डन, अरे वाह, लिख के डिस्प्लेसमेंट रखा है मैंने, तो लिख के डिस्प्लेसमेंट रखा है, वेरी इंपॉर्टेंट। इसको अच्छे से स्टार मार्क कर लो, फॉर्मूले में यहाँ फोर्स मल्टीप्लाई डिस्टेंस बोल देते हैं हम, क्योंकि अमूमन हम ऐसा क्वेश्चन नहीं आता, तो डिस्प्लेसमेंट होती है वहां पे, वर्क डन क्या होती है, फोर्स मल्टीप्लाई डिस्प्लेसमेंट। चलिए दोबारा चलते हैं वापस से जिस क्वेश्चन पे हम थे। यहाँ पे थे क्या, नहीं आगे थे, एक मिनट, यहाँ तक कर लिया, ये भी कर लिया, ये इक्वेशन पे थे। तो यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट ये है, और डिस्प्लेसमेंट और फोर्स की डायरेक्शन परपेंडिकुलर है, और जहां पर थीटा 90, जहां पर एंगल 90, वहां जिंदगी स्वर्ग हो गई। वर्क डन क्या हो गया, 0, एज देयर इज नो नेट डिस्प्लेसमेंट इन डायरेक्शन ऑफ फोर्स। फोर्स की डायरेक्शन में तो वो मूव ही नहीं कर रही है, जिस डायरेक्शन में मूव कर रही है और जिस डायरेक्शन में फोर्स लग रही है, फोर्स और मोशन के बीच में एंगल 90 है, इसलिए वर्क डन 0। क्वेश्चन आता है भी और बच्चे गलत करके आते हैं, कहता है 10 kg का मास है, टेबल पे पड़ा है, इज मूव्ड ऑन पॉइंट बी। ये टेबल है, टेबल पे यहां से यहां मूव करा, तो टेबल पे मूव करते वक्त ग्रेविटी का फोर्स नीचे लग रहा है, उसने बोला भी है ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से वर्क डन। बताओ, देखो एक फोर्स तो वो है जो जिससे तुमने मूव करा है टेबल पे ए पॉइंट से बी पॉइंट पे, और एक हमेशा ही जब भी हम किसी चीज को अर्थ से ऊपर, मतलब सरफेस से ऊपर रख के मूव करते हैं, तो उस पर ग्रेविटी लगती ही लगती है धरती की तरफ। तो यहाँ पर टेबल क्योंकि ऊंचा है, तो नीचे ग्रेविटी लग रही होगी mg, और वो ऐसे चलता है। तो ये अभी वाला सवाल नहीं बन गया, डिस्प्लेसमेंट और फोर्स के बीच में एंगल कितना, 90, तो वर्क डन कितना, 0। यही बोला है, वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल फोर्स इज 0 बिकॉज मोशन इज हॉरिजॉन्टल लाइन में है, ग्रेविटेशनल फोर्स और उसके बीच में एंगल 90 है, तो डायरेक्शन ऑफ मोशन और उसके बीच में एंगल 90 होने की वजह से वर्क डन क्या है, 0 है। ये द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन चल रहे हैं अभी, बच्चे इसमें कोई ना कोई वर्क डन निकाल आते हैं, या फिर बच्चे पूछते हैं कि मैडम इसमें डिस्प्लेसमेंट तो दी नहीं हुई, मैम फोर्स तो गिवन ही नहीं है, इसमें कुछ नहीं गिवन होएगा, क्योंकि सीधा सीधा बात है, वर्क डन 0 है, मास कंफ्यूज करने के लिए गिवन है, मास कंफ्यूज करने के लिए गिवन है, कुछ वर्क डन नहीं होगा, क्योंकि वो जिधर चल रही है और जिधर देखो, अगर यहाँ पर ग्रेविटी नहीं कही होती ना तो बात अलग थी, फिर तो तुम अपने हाथ वाले फोर्स से कितनी डिस्प्लेसमेंट हुई है वो मल्टीप्लाई करके कांस्टेंट फोर्स हो जाती। यहाँ पर ये सवाल ग्रेविटेशनल फोर्स का है, फोर्स बाय ग्रेविटी जो होता है, अगर एंगल थीटा बने 90 बने तो वर्क डन 0 हो जाता है। अगला एनसीईआरटी के सवाल है भाई, वर्क डन बाय फोर्स ऑफ ग्रेविटी ऑन सैटेलाइट। अब मैंने तुम्हें बताया था कि जब भी सैटेलाइट मूव करती है धरती की तरफ, मोशन और ग्रेविटेशनल फोर्स ही घुमाता है, ये बात चैप्टर नंबर 3 में पढ़ी थी। जो भी सैटेलाइट्स की मूवमेंट है या हमारे प्लैनेट्स की मूवमेंट है, हमारे सोलर सिस्टम को जो भी मेंटेन करता है वो कौन सी फोर्स है, ग्रेविटेशनल फोर्स है। तो यहाँ पर ग्रेविटी फोर्स को ही सेंट्रिपिटल फोर्स कहते हैं। तो ग्रेविटी और मोशन, ग्रेविटी और मोशन, ग्रेविटी और मोशन, ग्रेविटी और मोशन, अभी अभी ये सवाल करके भी आए, एंगल हमेशा क्या रहता है, 90 रहता है, तो वर्क डन 0। मैंने तुम्हें कहा भी था वर्क डन 0 वाले सबसे ज्यादा सवाल हैं इस चैप्टर में, ठीक है, और बच्चे इन्हीं में गलती करते हैं, इसलिए बार बार मैं ये सारे क्वेश्चन एनसीईआरटी के करा रही हूँ। वर्क डन क्या हो जाएगा, 0, बिकॉज सैटेलाइट मूव इन सर्कुलर पाथ, और सर्कुलर पाथ में मूव करते टाइम हर वक्त उसके मोशन और उसके फोर्स के बीच का एंगल 90 होता है, इसीलिए वर्क डन क्या होगा, 0, एंगल 90, वर्क डन 0। अगला सवाल, कैन देयर बी डिस्प्लेसमेंट इन एब्सेंस ऑफ फोर्स, थिंक अबाउट द डिस्कशन। yes in absence of force, yes, because when external force is 0 motion is uniform motion। ये चाहिए क्वेश्चन चैप्टर नंबर 1 का सा लग रहा है। जब भी हमारे पास इन एब्सेंस ऑफ फोर्स, नेट एक्सटर्नल फोर्स 0, यहाँ पे एनी फोर्स की बजाय, इन एब्सेंस ऑफ एनी फोर्स की बजाय नेट फोर्स होना चाहिए था, नेट फोर्स होना चाहिए। एनी फोर्स आएगा तब तो शायद ये क्वेश्चन गलत हो जाए, क्योंकि फोर्स तो लगता है, नेट फोर्स नहीं लगता। तो यहाँ पे नेट फोर्स कर लो,
ठीक है, इसीलिए मैंने यहाँ पे लिखा भी हुआ है एक्सटर्नल फोर्स जो है, नेट एक्सटर्नल फोर्स अगर जीरो हो तो बॉडी क्या रहती है, यूनिफॉर्म मोशन में रहती है, और वो यूनिफॉर्म मोशन में ही रहेगी, कोई एक्सेलरेशन नहीं होएगी। एक्सेलरेशन जीरो तो फोर्स जीरो और डिस्प्लेसमेंट तो हो रही है। जब भी कोई चीज यूनिफॉर्म मोशन में चल रही है उसकी एक्सेलरेशन जीरो है, फोर्स जीरो है, लेकिन वो मोशन में तो है, डिस्प्लेसमेंट तो करे। ये चैप्टर नंबर 1 का सवाल है, आज चैप्टर नंबर 4 में दोबारा से गया है। तो अगर तुम्हें ये सवाल समझ नहीं आ रहा, चैप्टर 1 की जाकर मेरी वीडियोस देख लो, इसमें उसमें सेम सवाल ये वहां पर कराया गया है। एनी पर्सन होल्ड्स अ बंडल ऑफ हे, भूसे का अपना पूरा बंडल अपने 30 मिनट तक अपने सर पर रखे हुए और थक गया, बिल्कुल सर पे पूरा भार रखे हुए है और पूरा थक गया है, क्या वर्क डन होगा? नहीं होगा। वर्क डन इज जीरो बिकॉज हैज नॉट मूव्ड। मैंने ये बात पहले भी बताई थी, लेके चाहे तुम बाहर घंटे खड़े रहो, जब तक चलोगे नहीं, जब तक मोशन नहीं होगा, जब तक फोर्स मोशन प्रोड्यूस नहीं करेगा, वर्क डन नहीं होगा, क्योंकि फोर्स डज नॉट प्रोड्यूसेस मोशन, और वर्क डन सिर्फ तभी होता है जब फोर्स प्रोड्यूसेस मोशन। वर्क इज हैड टू बी डन, तो ही टायर्ड बिकॉज एनर्जी, थक गया है क्योंकि एनर्जी लग रही है, उसकी ताकत लग रही है, पर काम नहीं हुआ। तुमने दीवार को धक्का मारा, तुम थक गए, लेकिन काम नहीं हुआ। आगे चलते हैं भाई, कहता है वो बताओ वर्क फोर्स कब नेगेटिव कब पॉजिटिव कब जीरो, वर्क डन कब पॉजिटिव कब नेगेटिव जीरो। ठीक है, तो अब हमें पता, सीधी सी बात है, इधर देखो फोर्स इधर लग रहा है, मोशन इधर दिखाया हुआ है, एंगल 90, वर्क डन जीरो। अब तुम्हें मेरे कंसेप्ट याद रखने हैं, फोर्स इधर मोशन भी इधर, फोर्स इधर मोशन भी इधर, वर्क डन पॉजिटिव कराया था। वर्क डन पॉजिटिव नेगेटिव और जीरो वाला कंसेप्ट जाके देख लो अगर ये क्वेश्चन करना है तो। फोर्स इधर मोशन इधर, एंगल 180 नेगेटिव, यहाँ पर नेगेटिव वर्क डन, यहाँ पॉजिटिव वर्क डन, और यहाँ जीरो वर्क डन। यहाँ पर सेम डायरेक्शन, यहाँ अपोजिट डायरेक्शन, और यहाँ 90 डिग्री पे, तो वर्क डन जीरो, वर्क डन पॉजिटिव, वर्क डन नेगेटिव, और रीजन मैंने पहले ही बता दिया है। देखो मेरे नोट्स में से सीधे सीधे एनसीईआरटी के सवाल आए हुए हैं। अब ये लास्ट सवाल है अभी आज का। सोनी सेज द एक्सेलरेशन कुड बी जीरो व्हेन द सेवरल फोर्सेस एक्टिंग ऑन इट। ये वही सवाल अभी वाला फिर से आ गया, अगर नेट फोर्स जीरो है तो एक्सेलरेशन भी जीरो है, चाहे उस पर कितनी भी फोर्स लग रही हो। ये चैप्टर नंबर 1 से अच्छे से समझ में आएगा, चैप्टर नंबर 2 में भी इसकी बात करी थी। फोर्स भले ही लग रहा हो, पर अगर नेट फोर्स नहीं लग रहा है तो बिना फोर्स के एक्सेलरेशन जीरो, तो फोर्स भी जीरो। और यहाँ पर क्या है, डू यू अग्री विद हर? बिल्कुल, एक्सेलरेशन जीरो है, चाहे उस पर बहुत सारी फोर्स लग रही थी, बट वो सारी फोर्सेस एक बैलेंस्ड फोर्स है, नेट फोर्स जीरो है, तो एक्सेलरेशन जीरो है। तो हम सोनी से बिल्कुल अग्री करते हैं। इसी के साथ हमारा आज का वर्क डन खत्म होता है भाई। ये लेक्चर में हमने पूरा वर्क डन अच्छे से कर लिया है। अब अगले लेक्चर में हम एनर्जी से शुरू करेंगे। इसी के साथ कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग, कीप सब्सक्राइबिंग द चैनल, कीप एंजॉयिंग द वीडियोस। थैंक यू सो मच।